यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। समझ में आएगा। जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल लॉ लागू हो चुका है, ये हम सब जानते हैं। कई महीने हो चुके हैं और अब जम्मू कश्मीर में नए डोमिसाइल लॉ के तहत डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। आपने ऐसी कई खबरें देखी होंगी जिसमें आपने देखा होगा कि कैसे बिहार का अस्थायी निवासी जो कि जम्मू कश्मीर में नौकरी कर रहा था पिछले कई सालों से, 20-25 सालों से, अब वो जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी बन चुका है नए डोमिसाइल लॉ के तहत। आपने ऐसी भी कई खबरें देखी होंगी कि कैसे पिछले कई दशकों से जम्मू कश्मीर में रहने वाले वो आर्टिकल 35A के विक्टिम्स, जिनमें महिलाएं थी, गोरखा थे, वाल्मीकि समाज था, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे, इसके अलावा जो पीओजे के विस्थापित थे, ऐसे लाखों लोग थे जो कि आर्टिकल 35A के चलते जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी नहीं बन पाए थे, वहां की रेजिडेंटशिप वो हासिल नहीं कर पाए थे, लेकिन नए डोमिसाइल लॉ के तहत उनको अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। ये बदलाव वहां पर जारी है, लेकिन इसको लेकर अभी भी प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है जम्मू कश्मीर में। खासतौर पर जो कश्मीरी अलगाववादी गुट है, जो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ आग उगलने में लगा रहता है, वो गुट अभी भी इस डोमिसाइल लॉ के खिलाफ प्रचार कर रहा है, दुष्प्रचार कर रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी डोमिसाइल लॉ को लेकर कई ट्वीट किए थे, हाल लगातार वो बयान करते रहते हैं। लेकिन क्या हम इस डोमिसाइल लॉ को बेहतर तरीके से समझ पाए हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे। ये नया डोमिसाइल लॉ क्या है, क्यों इसका आना जरूरी था, क्या इसमें अभी भी कोई गड़बड़ियां हैं, या ये आर्टिकल 35A के द्वारा खड़ी की गई जो तमाम समस्याएं थी, एनोमलीज थी, उनको तमाम समस्याओं को खत्म कर देता है। इस पर हम चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं संविधान के जाने माने एक्सपर्ट DK दुबे जी, जिन्होंने इस मुद्दे पर, खासतौर पर जम्मू कश्मीर और संविधान के विषय पर गहन अध्ययन किया है। उनसे बात करते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि पहले PRC था, अब ये नया डोमिसाइल लॉ आया है, इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों को थोड़ा बेहतर तरीके से मुझे लगता है कि सबसे पहले अपने को 4 चीजें समझनी चाहिए। संसार में किसी भी देश में 4 बातें हैं। पहली बात है कि सिटीजन कहाँ का है। दूसरी बात ये आती है कि वो परमानेंट रेजिडेंट, एक शब्द इस्तेमाल होता है। तीसरा शब्द इस्तेमाल होता है डोमिसाइल, और चौथा वर्ड इस्तेमाल होता है अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, यानी कि नॉन परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। इन चारों में फर्क हमको अगर समझ में आता है तो हम ज्यादा क्लैरिटी से इस पर बात कर पाते हैं। जैसे किसी भी देश के लिए अपने को एक नागरिकता देश में रहती है तो अपने को एक नागरिकता चाहिए होती है। नागरिकता के पहले किसी भी कंट्री में अगर वो नागरिक बनाएगा तो वो परमानेंट रेजिडेंट पहले बनाता है। वर्ल्ड के मोस्टली कंट्रियों में जब आप जाते हैं तो वहां पर आपको वहां की नागरिकता देने से पहले परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट देता है, यानी कि PR देता है। और PR के आधार पर जब आप वहां पर रहते हैं लंबे समय तक और वो क्वालिफाई कर जाते हैं तब सिटीजनशिप देता है। ये 2 चीजें सेंट्रल के लिए लागू होती हैं कि PR किसके पास है और PR के आधार पर किसको वो सिटीजनशिप देंगे। जैसे अभी उन्होंने CAA पास किया, तो CAA पास करने पर कुछ लोगों को परमानेंट रेजिडेंस बना रखा है देश का, लेकिन उनको सिटीजनशिप नहीं दी, उनको एग्जेम्पशन दिया हुआ था। बाद में उनको क्वालिफिकेशन पास करने के बाद उनको सिटीजनशिप दे दी। अब 2 चीजें रिमेनिंग रहती हैं, एक रहता है डोमिसाइल और दूसरा रहता है अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, यानी कि नॉन परमानेंट रेजिडेंट। डोमिसाइल की जो पॉलिसी है मोस्टली कंट्रियों में, स्टेट्स में डोमिसाइल रहता है कि यानी कि किसी भी स्टेट के पार्टिकुलर ज्योग्राफी में अगर आप कुछ लाभ लेना चाहते हैं उस स्टेट की ज्योग्राफी की वजह से, तो फिर वो उसका डोमिसाइल होना जरूरी होता है। और हर स्टेट की अपनी क्वालिफिकेशंस होती हैं कि हमारे स्टेट की ये क्वालिफाई अगर आप कर लेंगे तो हम आपको यहाँ का डोमिसाइल दे देंगे। सपोज किसी से शादी हो गई तो शादी के बाद वो डोमिसाइल दे देते हैं कि वो क्वालिफिकेशन है, अगर हमारे राज्य के किसी व्यक्ति के साथ आपका विवाह हो गया है तो आपको हम ये डोमिसाइल देंगे। चौथी बात ये आती है कि किसी भी स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर जब हम अंदर घुसते हैं तो राज्य में अस्थायी निवास करते हैं। सपोज हम किसी स्टेट में जॉब करने गए, कुछ लेबर है आज का जो चल रहा है, तो लेबर किसी भी राज्य में अगर रहने जाएगा तो वहां एक अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता है। वो एक रेंट एग्रीमेंट उसके पास होता है या कोई डॉक्यूमेंट होता है या कहीं वो जॉब करने जाता है, इसके आधार पर नॉन परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट उसको मिल जाता है। नॉन परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट के आधार पर वो डोमिसाइल
यानी कि एक लंबे समय तक वो रहता है, स्टेट की डोमिसाइल की पॉलिसी है, डोमिसाइल उसको वो ले लेता है, तब वो स्टेट के बेनिफिट ले पाएगा, अदरवाइज वो स्टेट के बेनिफिट्स नहीं ले सकता अगर उसको डोमिसाइल नहीं है तो ये चार चीजें अलग अलग हैं कि आप किसी देश में जाते हैं तो परमानेंट रेजिडेंट आपको लेना पड़ता है और परमानेंट रेजिडेंट के आधार पर आपकी सिटीजनशिप बनती है। उसके अंदर किसी राज्य में एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से जाते हैं तो वहां पर अस्थायी निवास प्रमाण पत्र लेना पड़ता है और उसके आधार पर डोमिसाइल बनती है। दुर्भाग्य हमारे देश का यह है कि हमारे देश में हमने डोमिसाइल की कोई एक निश्चित पॉलिसी नहीं बनाई और यही कारण है कि हर स्टेट में डोमिसाइल को लेकर विभिन्न प्रकार के रूल्स चलते हैं। हालांकि प्रदीप जैन का एक जजमेंट बड़ा आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का और उसने ये कहा कि देखिए डोमिसाइल भारत में अगर है तो एक डोमिसाइल हो सकता है, एक से अधिक डोमिसाइल नहीं हो सकता। जिस प्रकार एक सिटीजनशिप भारत की है वैसे ही एक डोमिसाइल हो सकता है, यानी कि जिस राज्य में भी आप हैं उस राज्य में अगर आपको डोमिसाइल मिल गया है तो किसी दूसरे राज्य में आपको डोमिसाइल नहीं मिलेगा। अगर दूसरे राज्य में आप जाते हैं तो वहां अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनेगा और उस अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर आप डोमिसाइल वहां पर क्लेम करेंगे। जम्मू कश्मीर का जो मैटर है अभी यहां पर दुर्भाग्य से आर्टिकल 35 कैपिटल ए की वजह से परमानेंट रेजिडेंट उन्होंने बना रखा था, जो परमानेंट रेजिडेंट उनका काम नहीं था, तो परमानेंट रेजिडेंट वो नहीं बना सकते थे। क्या किया इन्होंने कि अभी जब 370 डाइल्यूट हुआ और 35 कैपिटल ए और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पूरा खत्म हो गया तो खत्म होने के बाद जाहिर सी बात है कि परमानेंट रेजिडेंट भी खत्म हो गया और वो जो 35 कैपिटल ए की वजह से रिस्ट्रिक्शंस थे वो खत्म हो गए। लेकिन जो स्टेट के रिक्रूटमेंट के लॉज हैं या स्टेट के विभिन्न प्रकार के लॉज हैं वो लॉ तो आज भी जिंदा है क्योंकि वो तो हमने स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट से जिंदा रखे हैं, इसलिए उनमें अमेंडमेंट करना जरूरी है। अदरवाइज 35 कैपिटल ए को समाप्त करने के बावजूद हम स्टेट में उसको इंप्लीमेंटेशन में नहीं ला पाएंगे। तो अभी जो ये ऑर्डर हुए हैं इन ऑर्डर्स की खास बात ये है कि ये अब उसको इंप्लीमेंटेशन में जो 5 अगस्त और 9 अगस्त का ऑर्डर है उस ऑर्डर को इंप्लीमेंटेशन में लाने के लिए अब विभिन्न प्रकार के जो स्टेट लॉज हैं उन स्टेट लॉज में ये अमेंडमेंट है और इन अमेंडमेंट को करके अब बिल्कुल क्लियर रास्ता किया जाता है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर इसको हम नहीं समझ सकते तो फिर अपने को हमें लगता है कि किसी भी स्टेट में डोमिसाइल का फॉर्मूला समझने में बड़ी समस्या आएगी। जी, लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि पीआरसी, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, ये एक टर्म थी जो कि वो पहले से वहां पे इस्तेमाल की जा रही थी, इसका कानून था, तो बेहतर ये ना होता कि इसी पीआरसी टर्म को इस्तेमाल किया जाता, इसी में कुछ संशोधन करते, उन लोगों को भी पीआरसी दे दी जाती जो कि आर्टिकल 35 ए के चलते पीआरसी नहीं ले पाए थे, बजाय इसके कि नया डोमिसाइल लॉ लागू किया जाए, नई टर्म वहां पे लागू की जाए और अब जो कि पहले से पीआरसी होल्डर है उनको भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेने के लिए कहा जाए। हालांकि उनको अलग से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, सर्टिफिकेट कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। अगर वो पीआरसी होल्डर है तो एलिजिबल है वो पहले से ही ऑटोमेटिकली। लेकिन क्या अलग से डोमिसाइल लॉ लाने की कोई जरूरत थी? इस पर थोड़ा हमें समझाइए। देखिए, अब सवाल ये आता है कि हमारे देश में जो पीआरसी है ना वो राष्ट्रीय लेवल पर हमने कभी इस्तेमाल नहीं की और हमारे यहाँ परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट नाम का कोई सर्टिफिकेट हम जारी नहीं करते, हम केवल वीजा उसको देते हैं और वीजा देने के बाद हमारे देश में कोई भी व्यक्ति आता है और यहाँ पर रहता है, इसके बाद वो सिटीजनशिप क्लेम करता है। हम परमानेंट रेजिडेंट का फॉर्मूला ही इंडिया में नहीं है। अब चूंकि एक स्टेट में परमानेंट रेजिडेंट का फॉर्मूला आपने बना रखा है तो ये एनोमली इतनी बड़ी हो जाएगी, अगर आप यूनिफॉर्म लॉ नहीं लाएंगे तो इतनी बड़ी हो जाएगी कि परमानेंट रेजिडेंट अगर यूएस में चले जाएंगे या यूरोप में चले जाते हैं तो वो परमानेंट रेजिडेंट का मतलब दूसरा होता है उनके यहां। इसलिए हमारे यहां सिर्फ 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट बनते हैं, एक सिटीजनशिप का बनता है, एक डोमिसाइल का बनता है और तीसरा जो है वो नॉन परमानेंट रेजिडेंट का बनता है। तो मुझे लगता है कि अगर हम डोमिसाइल वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो वो ज्यादा पर्पस को हल करता है। दूसरा ये भी है कि परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट की जो एनोमलीज बहुत सारी क्रिएट हो गई पिछले 70-75 साल में, इन एनोमलीज को अगर खत्म करना है तो आप उस शब्द को ही हटा दीजिए और एकदम नया कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा दीजिए। अगर आप उसको रखेंगे तो लोग इंटरप्रिटेशन पुराने वाले से और नए वाले से करने में फर्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको बिल्कुल नए सिरे से सब कुछ करना है और बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन करने हैं तो आपको पुराना वाला खत्म ही करना पड़ेगा और उसकी जगह नया लाना पड़ेगा और उसमें आप एक कैटेगरी बना दीजिए।
जैसे इस एक्ट में इन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का जो नोटिफिकेशन आया 18 मई 2020 का, इस नोटिफिकेशन में उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा। दूसरा जो रिक्रूटमेंट एक्ट है 2010 का, उसमें जो संशोधन अभी लेकर आए और सेक्शन 3 कैपिटल ए और सेक्शन 5 कैपिटल ए जोड़ा, उस डेफिनेशन में उन्होंने साफ तौर से कहा, आप देखेंगे उस रिक्रूटमेंट के सेक्शन 6, सेक्शन 7 और सेक्शन 8, वो ये कहता था कि यहां पर जॉब लेने के लिए आपके पास जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए। इन्होंने क्या किया कि सेक्शन 6 और सेक्शन 7 में संशोधन करते हुए ये कहा कि परमानेंट रेजिडेंट की जगह पर डोमिसाइल वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा और उसको हम रिप्लेस करते हैं। और डोमिसाइल वाला जो इन्होंने ये जो दूसरा ऑर्डर है, इस ऑर्डर में 18 मई वाला जो ऑर्डर है, 18 मई के ऑर्डर में इन्होंने साफ कहा कि डोमिसाइल जो व्यक्ति भी रखेगा उसकी अपनी क्वालिफिकेशन है, और क्वालिफिकेशन में डाल दिया कि आपके पास अगर पीआरसी है पुराना जो इस तारीख से पहले का परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, तो आपको डोमिसाइल के लिए एलिजिबिलिटी बनती है। यानी कि बाकी एलिजिबिलिटियों के साथ साथ परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जम्मू एंड कश्मीर में जो आज 18 मई 2020 से पहले चलता था, उसकी क्वालिफिकेशन आपकी बनती है कि आप इस आधार पर डोमिसाइल बना सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने सेक्शन 3 कैपिटल ए और सेक्शन 5 कैपिटल ए में जो रिक्रूटमेंट एक्ट है उसमें और चीजें जोड़ी हैं। उन चीजों में उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 15 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहा है, जो व्यक्ति 7 वर्ष जम्मू कश्मीर स्टेट में पढ़ गया और उसने 10th या 12th में से कोई एक एग्जाम दिया है, जो व्यक्ति सेंट्रल सर्विसेज में कम से कम 10 साल जम्मू कश्मीर स्टेट को सर्व कर गया है, तो ये उन्होंने क्वालिफिकेशन और जोड़ी है। इसमें एक क्वालिफिकेशन परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी है। अगर आप परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट की डेफिनेशन में फर्क करेंगे और डोमिसाइल नई चीज नहीं लाएंगे, तो फिर मुझे लगता है कि जो पुराने 70-75 साल के जम्मू कश्मीर के ऑर्डर्स हैं, उन ऑर्डर्स में इतनी एनोमली आ जाएगी कि उसको सॉल्व करते करते आपको अलग से हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट बिठानी पड़ेगी। इसलिए मुझे लगता है कि उसका रिप्लेसमेंट करना ही एक ऑप्शन था, और चूंकि हमारे यहां इस्तेमाल हिंदुस्तान में नहीं होता परमानेंट रेजिडेंट टाइप का डॉक्यूमेंट, इसलिए वो हट ही जाना चाहिए। क्योंकि अब आर्टिकल 370 जब से डाइल्यूट हुआ, तब से कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1956 भी 54 भी खत्म हो गया, और जब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर खत्म हो गया तो फिर आर्टिकल 309 कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होने लगा। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 309 में वो ये कहता है कि इस संविधान के होते हुए, इस संविधान के प्रावधानों को पालन करते हुए कोई भी आप रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर तय कर सकते हैं। उसकी पावर गवर्नर को दी है, कभी प्रेसिडेंट को दी है, कभी लेजिस्लेटिव असेंबली को दी है, कभी किसी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दी है, जिसको भी कानून पास करके कन्फर कर दी। जैसे स्टेट रिऑर्गनाइजेशन एक्ट पास हुआ जब 2019 का, तो ये पावर होम मिनिस्ट्री को दे दी उस एक्ट ने कि होम मिनिस्ट्री जो सेंट्रल की है वो इन विषयों पर लॉ बना सकती है। तो चूंकि पार्लियामेंट ने पावर दे दी, इसलिए होम मिनिस्ट्री को पावर है। इसी तरह किसी को भी पावर दी जा सकती है कि वो इस पर लॉ बना सकता है, ये आर्टिकल 309 कहता है। लेकिन आर्टिकल 309 की खास बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो जब बाकी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और हमारे पास परमानेंट रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पूरा हमारा डोमिसाइल का कॉन्सेप्ट है, तो फिर ये एनोमली क्यों? इसलिए वर्ड पूरे देश में एक सा इस्तेमाल होना चाहिए डोमिसाइल। लेकिन मैंने बार बार कहा है कि दुर्भाग्य हमारा यह है कि जो परमानेंट रेजिडेंट है ना, वो जो डोमिसाइल है, हमारे पास सेंट्रल लेवल पर कोई डोमिसाइल पॉलिसी नहीं है। आज आवश्यकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक डोमिसाइल पॉलिसी पारित करे और उस डोमिसाइल पॉलिसी को पूरे राज्यों में वो इंप्लीमेंट करवाए। वो नहीं है, इसलिए हर राज्य के पास अपनी डोमिसाइल पॉलिसी है। जो नया डोमिसाइल लॉ है, इसका जो विरोध कर रहे हैं कश्मीर में, या फिर जो अलगाववादी गुट है पाकिस्तान में, अब वो एक तर्क ये भी दे रहे हैं कि भाई ये जो पीआरसी थी ये उन्होंने लागू नहीं किया, शेख अब्दुल्ला ने लागू नहीं किया, ये तो महाराजा हरि सिंह ने 1927 में स्टेट सब्जेक्ट रूल्स वो लाए थे, उन्होंने ये पीआरसी सिस्टम लागू किया था। इसलिए भारत सरकार ने जो नया डोमिसाइल लॉ लाया है, दरअसल ये महाराजा के जो आदेश है उसके खिलाफ जाकर ये काम किया है। हालांकि हमेशा ये वो गुट है जो कि महाराजा हरि सिंह के खिलाफ दुष्प्रचार करता रहा है, लेकिन अपने इस प्रोपेगेंडा को खड़ा करने के लिए वो उन्हीं के स्टेट सब्जेक्ट रूल 1927 का बहाना ले रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आर्टिकल 35 कैपिटल ए जो 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आया, वो खुद महाराजा के स्टेट सब्जेक्ट के खिलाफ था, क्योंकि महाराजा का जो स्टेट सब्जेक्ट का लॉ है
वो लॉ रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज नहीं है, वो एक प्रोसीजरल मैकेनिज्म है। और किसी भी राज्य में, किसी भी, हम अगर नेशनल लेवल पर भी बात करते हैं तो हर नेशन की, हर स्टेट की एक प्रोसीजरल मैकेनिज्म होती है। तो महाराजा कहते थे कि आपको पहले इजाजत लेनी पड़ेगी हमारे राज्य में आने के लिए, और इजाजत के बाद आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमारे राज्य में आप रेजिडेंट सर्टिफिकेट ले सकते हैं और हमारे स्टेट सर्विसेज में काम कर सकते हैं। यानी कि उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा, जो स्टेट सब्जेक्ट है उसमें ये बिल्कुल नहीं कहा गया कि आप अगर कहीं और से आएंगे तो हमारे राज्य में आ ही नहीं सकते और हमारे राज्य में कुछ कर ही नहीं सकते। वो कहते हैं आप हमारे राज्य में आ सकते हैं, आप हमसे अनुमति लीजिए, हमारे राज्य में आइए, जिसको हम कह रहे हैं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आप लेंगे, तो आप हमसे अस्थायी निवास प्रमाण पत्र लीजिए, उसके बाद आप 10 साल वहां पर रहिए, जो क्वालिफिकेशंस होती हैं वो क्वालिफिकेशंस क्वालिफाई करिए और फिर आप अप्लाई करिए, तो हम आपको यहां परमानेंट रेजिडेंट दे देंगे। और आपको स्टेट सब्जेक्ट मतलब है स्टेट के किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो कानून लागू होते हैं वो कानून आपके ऊपर भी लागू होने लगेंगे। तो उन्हीं कानूनों से आप भी गवर्न करने लगेंगे, हमारे राज्य के जैसे बाकी लोगों को हम ट्रीट करते हैं वैसे ही आपको ट्रीट करने लगेंगे और आप हमारे रेजिडेंट हो जाएंगे। लेकिन उसमें उसने ये नहीं कहा था कि आप आ ही नहीं सकते और ले ही नहीं सकते। जबकि हमने जब 35 कैपिटल ए बनाया केंद्र ने, तो 35 कैपिटल ए में कहा कि आप जा ही नहीं सकते, आप वहां पर रह ही नहीं सकते, आप जॉब कर ही नहीं सकते, आप स्टेट सर्विसेज, स्टेट बेनिफिट्स ले ही नहीं सकते। ये ऑटोमेटिकली या ऑलरेडी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन था, लेकिन उसका प्रोटेक्शन आर्टिकल 370 ने दे रखा था, इसलिए वो चल रहा था। अब सवाल यहां पर आता है कि जो ये 2018 का ऑर्डर आया या स्टेट 2019 का ऑर्डर आया या स्टेट रिऑर्गनाइजेशन एक्ट 2019 पास हुआ है, 2020 में जो ऑर्डर आया, ये ऑर्डर क्या 35 कैपिटल ए के सिमिलर है या फिर महाराजा का जो स्टेट सब्जेक्ट है वही हमने यहां पर लागू कर दिया? एग्जैक्टली मुझे लगता है कि ये जो 2020 का ऑर्डर है ये महाराजा का स्टेट सब्जेक्ट है। महाराजा का स्टेट सब्जेक्ट कहता था कि 10 साल अगर हमारे स्टेट में तुम सर्विस कर लोगे तो हम आपको परमानेंट रेजिडेंट दे देंगे। ये भी एक्ट यही कहता है कि 10 साल अगर आप हमारे यहाँ सेंट्रल सर्विसेज में आ जाएंगे तो हम आपको रेजिडेंट दे देंगे। वो कहता था 10 साल आप यहां पर आकर रहकर सर्टिफिकेट लेकर कर लेंगे। ये कहता है कि 15 साल अगर हमारे यहां रह लोगे तो फिर हम आपको यहां डोमिसाइल दे देंगे। ये कहता है कि अगर हमारे यहां एजुकेशन ले ली 7 साल तक और हाई स्कूल या इंटर की आपने एग्जाम यहां पर दे लिए हैं तो फिर हम आपको परमानेंट रेजिडेंट यहां, ये डोमिसाइल आपको यहां का दे देंगे। तो मुझे लगता है कि महाराजा का जो स्टेट सब्जेक्ट था उससे थोड़ा स्ट्रिक्ट है ये, लेकिन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल टाइप जो आर्टिकल 35 कैपिटल ए था वैसा नहीं है, लेकिन ये महाराजा का स्टेट सब्जेक्ट ही है। डोमिसाइल लॉ लाने के अलावा जम्मू कश्मीर सरकार ने एक और बड़ा काम किया है, वो है जो जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 का था। उसमें कुछ शर्तें जोड़ी है। उसमें जम्मू कश्मीर सरकार ने यह कहा है कि जितनी भी राज्य में नौकरियां होंगी वो वहां के डोमिसाइल के लिए यानी स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित की गई है। इसको हमें थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझाइए कि ऐसा क्या चेंजेस लाया है, क्या कानून में बदलाव लाया है, क्या मीनिंग है इसका? मैं इसको कानूनन तरीके से देखता हूं। पहली बात तो यह है कि जिस समय आपने आर्टिकल 35 कैपिटल ए हटाया उस समय देश में सिंगल नागरिकता थी पहले भी और आज भी है। तो सिंगल नागरिकता के आधार पर आर्टिकल 19 सबको मिलता है पूरे देश में, यानी कि राइट टू रेजिडेंट, राइट टू मूवमेंट, राइट टू एसोसिएशन, राइट टू बिजनेस एंड ट्रेड एंड बिजनेस। किसी भी व्यक्ति को देश के किसी भी कोने में ये काम करने का अधिकार होता है, तभी देश इंटीग्रेट हो पाता है। अगर आप उसको अलग अलग करके रखेंगे तो फिर देश का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। एक तो ये बात कंफर्म है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जिसके मंसूबे अच्छे ना हो, वो किसी राज्य में जाना चाहता है और वहां के संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है, तो उसके लिए ये जो रिस्ट्रिक्शन है ना डोमिसाइल का, ये सफिशिएंट है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर ऑब्जेक्ट बनाकर आएगा तो साल 2 साल 3 साल का ऑब्जेक्ट बनाकर आएगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में 15 साल का ऑब्जेक्ट बनाकर आएगा कि आज हम वहां पर जाएंगे और 15 साल बाद यहां संसाधन कब्जा करेंगे। तो आपने तो पहले रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि 15 साल से पहले आप ले ही नहीं सकते। तो जब 15 साल से पहले हम ले ही नहीं सकते तो इसका मतलब है 15 सालों तक वो केवल व्यापार करेगा, व्यापार करके जम्मू कश्मीर को लाभ देगा। और अगर वो वहां उन क्वालिफिकेशंस को क्वालिफाई कर लेता है तो फिर जम्मू कश्मीर को अडॉप्ट करने में क्या समस्या है, किसी भी राज्य को अडॉप्ट करने में क्या समस्या है? कोई व्यक्ति अगर आपके स्टेट के लिए बेनिफिशियल और आपके स्टेट के लिए अच्छा है तो मुझे लगता है ये संसाधन इतना आसान नहीं है कि आप किसी भी स्टेट में जाकर संसाधन कब्जा कर लेंगे, क्योंकि
डोमिसाइल जो जम्मू एंड कश्मीर की है, मुझे लगता है कि देश में और स्टेटों में जो डोमिसाइल है, उन डोमिसाइलों से आज भी जम्मू एंड कश्मीर की डोमिसाइल स्ट्रिक्ट है। और मुझे लगता है कि होना भी चाहिए। कुछ राज्य है जिसको नॉर्मल कंडीशन में लाने में आपको समय लगेगा, तो जब तक समय वो लगेगा, आपको नेचुरल करने में समय लगेगा, उतना समय तो देना भी चाहिए ना राज्य को नॉर्मल होने में। तो राज्य को नॉर्मल होने के लिए अगर उन्होंने 15 साल दे दिए हैं, महाराजा तो 10 ही साल देते थे केवल, ये तो 15 साल दे रहे हैं। तो 15 साल दे रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई इस तरह से सीधे संसाधन कब्जा करने के उद्देश्य से अगर आएगा तो वो कर नहीं सकता। और जिन लोगों का भी ये लॉजिक है वो केवल भड़काने वाली बात है, देश को गुमराह करने की बात है, प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। नहीं, किसी प्रकार के उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो 2020 18 मई वाला जो ऑर्डर है, इसमें उन्होंने डोमिसाइल की पूरी प्रक्रिया बताई है, और इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने कहा है कि जिसके पास भी 15 साल से ऊपर वहां रहने का कोई भी एविडेंस है, वो ले जाकर सीधा चल सकता है तहसीलदार के पास। उसके लिए उसके पास राशन कार्ड हो सकता है, उसका आधार कार्ड हो सकता है, उसके पास वोटर आईडी हो सकती है, या उसके पास कुछ और इसी तरह का डॉक्यूमेंट हो सकता है। जो प्रकार का भी डॉक्यूमेंट है, वो ये कह दे कि मैं 15 साल से इस राज्य में रहता हूं, तो इतना सफिशिएंट है वहां के लिए। इसलिए ये लोग चूंकि जमाने से रह रहे हैं, 1947 से रह रहे हैं, या उससे पहले, उससे भी पहले के रह रहे हैं, किसी को 64 साल हो गए, किसी को 70 साल हो गए, किसी को 80 साल हो गए, इन लोगों को मुझे नहीं लगता कि किसी अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी लाइसेंस तो था ही। इनके पास किसी न किसी प्रकार का जॉब कार्ड, लाइसेंस, राशन कार्ड तो था, कुछ ना कुछ तो था। बेनिफिट नहीं ले पा रहे थे केवल, तो वो केवल लगाकर वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले लेंगे। अगर वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं भी लेते हैं तो भी वो सारे संसाधनों के लिए आज की तारीख में एलिजिबल हैं, क्योंकि हमने ये कहीं नहीं कहा है कि आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले लेंगे तभी आप एलिजिबल होंगे। हमने ये कहा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए। और डोमिसाइल होने के लिए आप प्रमाणित कैसे करेंगे हमारे पास डोमिसाइल है? तो कोई एक क्लिक का डॉक्यूमेंट आपके पास हो, वो डॉक्यूमेंट आपका डोमिसाइल बनेगा। तो आपको इतनी बड़ी झंझटें जितनी भी हैं, उन सबको पार करके सिर्फ एक डॉक्यूमेंट हाथ में रखना है, वो आपका डोमिसाइल है। आप वहां से डोमिसाइल ऑब्टेन कर लीजिए। डोमिसाइल ऑब्टेन करने के बाद आपको अब किसी और डॉक्यूमेंट की भविष्य में जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ये ईजी ऑफ प्रोसेस है, ईज ऑफ प्रोसेस है। तो मुझे लगता है कि डोमिसाइल का प्रोसेस, उसका जो बाइंडिंग नेचर है, और उसको जिस प्रकार से इंप्लीमेंटेशन करने की सिटीजन चार्टर लागू किया है, वो काबिल तारीफ है केंद्र सरकार का। और जो एनोमली हो सकती है या जो मिस मैनेजमेंट हो सकता है, उसको भी रोक लगा दी गई है इस ऑर्डर से। तो क्या ये माना जाए कि जो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35A के जो पीड़ित थे, जिसमें महिलाएं थीं, वहाँ का वाल्मीकि समाज था, वहाँ का गोरखा था, वहाँ के वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे, वहाँ के पीओजे के विस्थापित थे जो कि 1947 में आए थे, लाखों संख्या थी। क्या ये मान ली जाए कि नए डोमिसाइल लॉ के बाद जो ये सर्टिफिकेट हासिल कर लेगा, अब उनको किसी तरह के तमाम अधिकार मिल जाएंगे, उनको किसी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा, जैसे पहले पीआरसी ना मिलने की वजह से आर्टिकल 35A के चलते उनको करना पड़ता था। क्या ये मान लिया जाए कि इन तमाम लोगों को आखिरकार न्याय मिला है, या अभी भी कुछ गड़बड़ या कुछ कमियां बाकी हैं? मुझे लगता है कि देखिए, ये खुद में करप्शन है। जब आपने 5 अगस्त में पार्लियामेंट से वो पास करवा लिया, प्रेसिडेंट ने जब ऑर्डर कर दिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर में चला गया। और जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन पूरा जम्मू कश्मीर में चला गया, तो जिन वेस्ट पाक रिफ्यूजीज की आप बात कर रहे हैं, जिन गोरखास की बात कर रहे हैं, जिन आप दलितों की बात कर रहे हैं, आप सफाई कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, गोरखाओं की, किसी की भी, उन सभी के पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो मूल अधिकार है वो मिल गए। अब रह क्या गया? रह गया केवल इंप्लीमेंटेशन। तो इंप्लीमेंटेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है, और एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म में एडमिनिस्ट्रेटर्स जो बैठते हैं, जिनको वो काम इंप्लीमेंट करना होता है, उनके लिए भी कुछ ऑर्डर्स की जरूरत पड़ती है, उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत पड़ती है। तो अभी ये जो हुआ है 16 मई का, 18 मई का, और सबसे इंपॉर्टेंट 31 अप्रैल का, वो सॉरी क्या है, 31 मार्च का, और 3 अप्रैल का, ये ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सही मायने में जम्मू कश्मीर के जो भेद किया जा रहा था, उन भेद किए जाने वालों के साथ जस्टिस करने के लिए ग्राउंड रियलिटी पे, ग्राउंड पर उतारने का कारण है, साधन है। तो और जब आप कह रहे हैं कि किसी और की जरूरत पड़ती है, तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा राज्य है, 65 साल 70 साल हो गए हैं उस राज्य में इस प्रकार के एनोमली क्रिएट हुए, तो फिर बहुत सारे लॉज ऐसे रहते हैं जिनमें वो लिखा होता है कि आपको पीआरसी चाहिए
वो जैसे जैसे लेजिस्लेशन के या वहां एडमिनिस्ट्रेशन के दिमाग ध्यान में आता है, वो वैसे वैसे ऑर्डर करते जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आपने 31 मार्च का ऑर्डर अलग किया, फिर आपने 3 अप्रैल का ऑर्डर किया, फिर आपने 16 मई का ऑर्डर किया, फिर आपने 18 मई का ऑर्डर किया, और इस तरह के ऑर्डर आते ही रहेंगे। जो आपका 31 मार्च का ऑर्डर है, उस ऑर्डर में 138 कानून है, 138 लॉज में इसी तरह के संशोधन है सब में। तो 138 जो उनके ध्यान में आ गए उनमें कर लिया, धीरे धीरे करके, और बहुत सारे नोटिफिकेशंस होंगे, बहुत सारे केसेस होंगे, बहुत सारे लॉज होंगे, बाय लॉज होंगे, उनमें जैसे जैसे ध्यान में आता जाएगा वैसे वैसे उसमें संशोधन किया जा सकता है। अगर वो संशोधन नहीं करेंगे तो जब भी ये कोर्ट में चैलेंज होगा तो वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहलाएगा, फिर और ज्यादा एनोमली क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि उस लॉ के तहत कुछ लोगों ने पहले से जॉब कर रखा होगा, कुछ अभी जॉब ले रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे समस्याएं सामने आती हैं वैसे वैसे ऑर्डर करके उसको क्लियर करते रहते हैं। जी, तो नया डोमिसाइल लॉ बन चुका है, डोमिसाइल लॉ सर्टिफिकेट लोग ले भी रहे हैं। रिक्रूटमेंट जो एक्ट है जम्मू कश्मीर का, सिविल सर्विसेज एक्ट, उसमें भी कुछ संशोधन किया गया है। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, वहां के डोमिसाइल के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। क्या इस मामले में अब कोई कमियां हैं, इसमें कोई गड़बड़ियां अभी भी आपको दिखाई देती हैं एक संविधान विशेषज्ञ होने के नाते, या ये मामला जो कमियां अब तक थी पिछले 7-8 दशकों में हमने देखी, वो तमाम दिक्कतें अब दूर हो चुकी हैं, या अभी भी किसी तरह की एनोमली आपको दिखाई देती है इन दोनों ही एक्ट्स में? देखिए, मुझे लगता है कि कोर्ट में 31 मार्च का जो इनका डोमिसाइल का ऑर्डर है या जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल कंफर्म है, उसको कोर्ट में वो 10 मिनट भी नहीं टिक सकता। लेकिन जहां तक मेरे से अगर पूछेंगे नेशनल लॉज के आधार पर, और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वहां लागू हो गया, तो इनका जो 3 अप्रैल और 4 अप्रैल का ऑर्डर है संशोधन, वो फंस जाएगा कोर्ट में जाकर। वो कोर्ट में जाकर इसलिए फंस जाएगा कि अभी रिसेंटली 2018 में एक मुकेश कुमार का जजमेंट आया। इसको हम मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश कहते हैं, और ये बड़ा जजमेंट था क्योंकि इसमें प्रदीप जैन का डोमिसाइल का एक बड़ा जजमेंट था, उसको इन्होंने कंसीडर किया है। इसमें उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के, भारतवर्ष में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके रेजिडेंस के आधार पर रिक्रूटमेंट में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब आपने डोमिसाइल बना दिया, और डोमिसाइल बनाकर कह दिया कि पहले जो पहला वाला ऑर्डर था वो लेवल 4 का था, और लेवल 4 सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि लेवल 4 में रेजिडेंट की कंडीशन लगाई जा सकती है, लेकिन लेवल 1 लेवल 2 में नहीं लगाई सकती, यानी कि क्लास ए क्लास बी जॉब्स में नहीं लगाई जा सकती। तो क्लास, अब इन्होंने कहा कि सभी पोस्टें कवर करते हैं हम इसमें, जब दूसरा ऑर्डर करा ना तो उन्होंने कहा हम लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 सब कवर करते हैं, और एनी पोस्ट इन जम्मू कश्मीर के लिए डोमिसाइल जरूरी पड़ जाएगा। तो जब ये कह देंगे तो फिर आपके आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में जहां पर आप, और आर्टिकल 14 में जब आपने इक्वलिटी की बात कही कि देश के किसी भी कोने में मुझे जॉब करने का, आर्टिकल 19 के तहत सेटल होने का, बिजनेस करने का, रिक्रूटमेंट करने का मुझे फंडामेंटल राइट है, तो आप डोमिसाइल की कंडीशन कैसे लगा सकते हैं? और डोमिसाइल की कंडीशन अगर आपने सभी पोस्टों पे लगा दी है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होगा? क्योंकि आज की तारीख में जम्मू कश्मीर का तो कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, आज की तारीख में तो सेंट्रल का कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए ये जो 3 अप्रैल का ऑर्डर है, इस ऑर्डर को रिव्यू करा जाएगा, और ये भी जो लोग अगर जम्मू कश्मीर के वहां जाते हैं चैलेंज करने के लिए, ये उनके अगेंस्ट में ही चला जाएगा, बाकी देश के फेवर में चला जाएगा, जम्मू कश्मीर के अगेंस्ट में चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट। और इस ऑर्डर को अगर उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया तो जो डोमिसाइल अभी मिल गया है महाराजा के स्टेट सब्जेक्ट के इक्विवेलेंट हर जॉब में, वो डोमिसाइल भी डाइल्यूट हो जाएगा और केवल लेवल 4 पर रह जाएगा। इसलिए मैं सजेशन भी जम्मू कश्मीर के लोगों को देना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के लोग ये जो ऑर्डर है डोमिसाइल का, इसको चैलेंज ना करें तो ही अच्छा होगा, जब तक वो चल सके। तो फिर क्या, फिर तो भैया देश एक है, जम्मू कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक देश एक है ना, तो एक से ही सब जगह होंगे आर्टिकल। हाँ, नहीं, डोमिसाइल सब जगह होता है, लेकिन डोमिसाइल के लाभ क्या मिलेंगे ये तय करना होता है। हाँ, वो देश में कहीं नहीं है,
वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है। प्रदीप जैन का एक बड़ा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में आया था, 5 जजों की बेंच थी, और उस केस में उन्होंने कहा कि देखिए देश में दो नागरिकों के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप अगर कर सकते हैं रेजिडेंस के आधार पर, तो आप केवल भेदभाव कर सकते हैं क्लास 4 के जॉब में, आप उससे ऊपर वाले जॉब में नहीं कर सकते। हमें बेस्ट रिक्रूटर चाहिए, रिक्रूटमेंट चाहिए, हमें बेस्ट आदमी चाहिए जो हमको सबसे ज्यादा सूटेबल हो, वो मिल सके। इसीलिए चूंकि ये सब कुछ चल रहा था, इसलिए आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा नीट की एक परीक्षा क्यों नहीं करवाते पूरे देश में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लॉ के एडमिशंस होते हैं तो आप क्लैट क्यों नहीं करवाते पूरे देश में एक। आप इंजीनियरिंग का एक एंट्रेंस पूरे देश में क्यों नहीं करवाते, आप स्टेट वाइज क्यों करवा रहे हो। मेडिकल का स्टेट वाइज क्यों करवा रहे हो, क्योंकि एक बार में सेटल हो जाए, ऐसा ना हो कि वो इस बार इस स्टेट में गया फिर अगले स्टेट में, वो दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाएगा, पड़ेगा अब। तो एक बार उसका ये हो जाना चाहिए, वो उस आधार पर ही उसने कहा कि देश में नागरिकों के बीच में भेदभाव नहीं है। इस पर मैं सरदार पटेल की एक लेटर उन्होंने पढ़वाया था 10 अक्टूबर सन 1949 को। ये जो प्रोविंस और स्टेट का फर्क था ना, जिसकी बात आप कर रहे हैं, इसका रूट है 10 अक्टूबर सन 1949 में पार्लियामेंट्री डिबेट में सरदार पटेल ने कहा कि देखिए हम किसी भी राज्य में और प्रोविंस में दो नागरिकों के बीच में कोई भेदभाव करना नहीं चाहते। अगर ये प्रिंसली स्टेट्स रहेंगे और इन प्रिंसली स्टेट्स के जो निवासी हैं इनके पास अलग राइट और प्रोविंस के जो निवासी हैं उनके पास अलग राइट होंगे, तो देश के पर्पस को सॉल्व नहीं कर सकता। देश में नागरिकता किसी भी व्यक्ति की एक ही तरह से इस्तेमाल होनी चाहिए। देश में दो नागरिकों के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये जो सब जगह पूरे देश में कॉन्स्टिट्यूशन एक ही लागू होगा। आपको याद होगा कि हम लोगों ने पीछे भी चर्चा की थी कि देश में कई एक कॉन्स्टिट्यूशन बन रहे थे, शुरू में यूनियन का अलग बन रहा था और हर प्रिंसली स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। तो सरदार पटेल ने उसका विरोध कर दिया था कि हर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम देश के दो निवासियों के बीच में भेदभाव नहीं चाहते, और अगर रहेगा तो देश यूनाइट नहीं रहेगा। एक देश एक अक्षुण्ण राष्ट्र बनाने में हमको समस्या होगी। इसलिए उस बात को ध्यान में रखते हुए आज तक पूरे देश में एक ही प्रकार की डोमिसाइल चलती है। और जिस भेदभाव की आप बात कर रहे हैं वो भेदभाव स्टेट बेनिफिट्स को लेकर होते हैं। स्टेट बेनिफिट्स का मतलब है कि आपके राज्य में कोई शेड्यूल्ड कास्ट है या शेड्यूल्ड ट्राइब है, तो वो शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब अगर जिस स्टेट का डोमिसाइल उसके पास है उसी स्टेट में उसका लाभ ले सकता है। दूसरे स्टेट में जाएगा तो वो जनरल बनकर जाएगा। ऐसे ही स्टेट के जो और बेनिफिट्स हैं, और बेनिफिट्स इन द सेंस कि राज्य में कुछ आप वजीफे लेते हैं, कुछ आप पैसे लेते हैं, कुछ आप स्कॉलरशिप लेते हैं, तो राज्य ये तय करता है क्या आप हमारे डोमिसाइल हैं। अगर आप हमारे डोमिसाइल हैं तो हम आपको ये बेनिफिट्स देंगे, सस्ता राशन देंगे, सस्ता मकान देंगे। ये सब हम तभी देंगे जब आप हमारे राज्य की हमारी जिम्मेवारी होंगे, और नहीं तो आप जिस राज्य की जिम्मेवारी है वहां जाइए, और नहीं तो हमारे राज्य में डोमिसाइल गेन कर लीजिए, यानी कि हमारे राज्य के आप स्थायी निवासी बन जाइए, आपको सारे बेनिफिट्स खोल देंगे। तो आज की तारीख में अगर उत्तर प्रदेश का व्यक्ति कुछ लाभ लेना चाहता है रिजर्वेशन का दिल्ली में, तो वो ले नहीं सकता, वो उत्तर प्रदेश में ही ले सकता क्योंकि वो डोमिसाइल वहां का है। तो ये कुछ डिस्क्रिमिनेशन है जो अलाउ किए गए हैं, क्योंकि रीजनलिज्म के आधार पर, रीजन्स के आधार पर व्यक्तियों के डेवलपमेंट की बात आती है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ी क्षेत्र में डेवलपमेंट कम होता है, इसलिए हम उनकी फौज में जब उनको भर्ती करते हैं तो उनकी 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हाइट कम ले लेते हैं। ये स्टेट के डोमिसाइल का लाभ उसको मिलता है। तो जब आप स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को ये कह के अगर कहते कि भाई स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक पहाड़ी स्टेट है, इस स्टेट के पहाड़ी होने की वजह से इसकी डेमोग्राफी कुछ डिफरेंट है, इसमें रहने वाले लोगों की ग्रोथ कुछ डिफरेंट है, उस ग्रोथ के आधार पर हम कुछ इनको लाभ देना चाहते हैं, तो उतने लाभ जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है उतने लाभ तो दिए जा सकते हैं। लेकिन आप ये कहें कि अनलिमिटेड लाभ हम दे देंगे तो वो नहीं दिए जा सकते। और रिक्रूटमेंट में तो बिल्कुल नहीं, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 15 का उल्लंघन करते हुए नहीं हो सकता। हाँ, ये कोर्ट जाएगा तो ऑर्डर है, पहले बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचों के ऑर्डर है, लेकिन हर स्टेट की अपनी अपनी परिस्थिति रहती है। तो अगर इस ऑर्डर में कहीं उन्होंने ये कह दें कि भाई ये स्टेट ऐसा है, इसकी ये प्रॉब्लम है, इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। हालांकि जो रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 का है उसमें सेक्शन 8 इन्होंने ओमिट कर दिया है, उसको समझने की जरूरत है। वो कुछ इसी तरह का है।
सेक्शन 8 में यह कहा था कि स्टेट लेवल के जो जॉब होंगे उन जॉब्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो उन क्वालिफिकेशंस में उसने कहा कि इसकी क्वालिफिकेशन यह है कि आप परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए स्टेट के, और आपके पास जो बाकी नेसेसरी क्वालिफिकेशन जॉब के लिए है वो होनी चाहिए। तो अब इन्होंने सेक्शन 8 ओमिट करने का मतलब है कि स्टेट में स्टेट लेवल का जॉब करने के लिए किसी भी डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। केवल ये डिविजनल लेवल सेक्शन 6 और सेक्शन 7 के जो जॉब्स हैं डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उनमें ही आपको डोमिसाइल की जरूरत पड़ेगी। ये एक एनोमली है। ये दोनों लड़ेंगे जाकर कोर्ट में। अब देखना ये होगा कि कौन सा प्रिवेल करेगा। ये 15 साल प्रिवेल करेगा या वो जो उन्होंने सेक्शन 8 खत्म कर दिया, ओमिट कर दिया है, वो प्रिवेल करेगा। तो मैं जैसे कह रहा हूं सेक्शन 8 को जब ओमिट किया है 31 मार्च के ऑर्डर से, तो ये साफ है कि लेजिस्लेशन जो सरकार है वो अच्छा करना चाहती है, उसका इंटेंशन अच्छा है, लेकिन दबाव हो सकता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, लोकल प्रेशर हो सकता है, बहुत सारे काम हो सकते हैं, या कुछ और उनके मस्तिष्क में हो सकता है जिसको ध्यान में रखते हुए वो इस तरह के ऑर्डर पास कर रहे हों। तो वो जब कोर्ट में जाएगा तो वो क्लियर करेंगे कि भाई पहाड़ी राज्य है, नॉन डेवलप्ड है, लीस्ट डेवलप्ड है, राज्य में ये समस्याएं हैं, इनकी वजह से ये सब कुछ है। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने बेहतर तरीके से जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल लॉ का हमें समझाया। हमारे दर्शक उसको, हमें उम्मीद है कि और बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। उनके मन में जो संशय, जो सवाल होंगे, उनके जवाब उनको मिल गए होंगे। हम आगे भी ऐसे विषयों पर आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।